किसी भी दौर की सबसे बड़ी ताकत उसकी करेंसी होती है। और आज की दुनिया में ये ताकत बंदूक या टैंक से ज्यादा नंबर्स, ट्रेड और फाइनेंस के जरिए काम करती है। आज ग्लोबल इकोनॉमी में जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि मार्केट्स, सैंक्शंस और करेंसीज के जरिए भी लड़ी जाती है। और इस पूरी इकोनॉमिक बैटलफील्ड के बीच एक करेंसी ऐसी है जो हर जगह सेंटर में खड़ी नजर आती है, और वो है यूएस डॉलर। तेल खरीदना हो, देशों को कर्ज देना हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना हो या किसी इकोनॉमी पर सैंक्शंस लगाने हो, हर रास्ता जाकर डॉलर पर ही खत्म होता है। यहाँ तक कि जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो कंपैरिजन भी डॉलर से ही किया जाता है। जब हम कहते हैं रुपी गिर रहा है, तो असल में इसका मतलब ये होता है कि रुपी डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हो रहा है। इस तरह यूएस डॉलर ग्लोबल सिस्टम में मेजरिंग स्केल बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो आज जिस यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है, वर्ल्ड वॉर वन से पहले तक उसका दायरा अमेरिका के भीतर तक ही सीमित था। इतना ही नहीं, 1913 तक अमेरिका के पास अपना सेंट्रल बैंक तक नहीं था और इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की कोई खास भूमिका नहीं थी। यानी आज का फाइनेंशियल सुपर पावर उस समय खुद ग्लोबल सिस्टम के बाहर खड़ा था। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है कि जिस यूएस डॉलर का कोई ग्लोबल स्टेटस नहीं था, जिस देश के पास सेंट्रल बैंक तक नहीं थी, वही यूएस डॉलर कुछ दशकों में ही दुनिया की बैकबोन कैसे बन गया? डॉलर के पीछे आज ना गोल्ड है, ना कोई नेचुरल रिसोर्स की पैकिंग है, लेकिन फिर भी दुनिया की ज्यादातर करेंसीज, ट्रेड और रिजर्व्स इसी यूएस डॉलर के आसपास घूमते हैं। क्या ये सिर्फ अमेरिका की ताकत का नतीजा है, या फिर उसका डॉलर एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जिससे बाहर निकलना अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है? कैसे अमेरिका ने उन देशों को घुटनों पर ला दिया जिन्होंने डॉलर को चैलेंज किया? आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू ने यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने में अमेरिका की मदद की? आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पैसा एक क्लिक में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ तक पहुंचने के लिए पैसे ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में ट्रेड बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम में कोई फॉर्मल करेंसी नहीं होती थी, बल्कि इसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान मिल जाता था। जैसे किसी को आलू चाहिए होते तो वो गेहूं देकर आलू ले सकता था। ये सिस्टम तब तक ठीक था जब तक ट्रेड सीमित था और जरूरतें सिंपल थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डेवलप करना शुरू किया, वैसे वैसे एक ऐसे मीडियम की जरूरत महसूस होने लगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और वैल्यू स्टोर कर सके। इसी जरूरत से ट्रेड में कमोडिटी मनी की एंट्री हुई, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसी चीजें व्यापार के लिए यूज होने लगी। इन चीजों की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि लोग इन्हें एक्सेप्ट करते थे और फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते थे। इसके बाद मेटल कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आया। 600 बीसीई के आसपास एनाटोलिया में लिडिया किंगडम ने लिडियन स्टेटर मिंट कराया, जिसे दुनिया की पहली ऑफिशियल कॉइन बेस करेंसी माना जाता है। ये कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर के नेचुरल मिक्सचर से बने होते थे और उन पर सिंबल्स बने होते थे ताकि हर कोई समझ सके कि उनकी वैल्यू क्या है। इस तरह के कॉइन्स ने ट्रेड को आसान बनाया, लेकिन जैसे जैसे व्यापार कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बीच फैलने लगा तो कॉइन्स भी प्रैक्टिकल नहीं रह गए। भारी मात्रा में कॉइन्स को ढोना रिस्की था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सेटलमेंट स्लो हो जाते थे। इसी वजह से ट्रेडर्स ने गोल्ड एंड सिल्वर से बने कॉइन्स को सेफ जगहों पर जमा करना शुरू किया और बदले में उन्हें रिटन रिसीट्स मिलने लगी। धीरे धीरे यही रिसीट्स एक्चुअल ट्रेड में इस्तेमाल होने लगी और यही से पेपर मनी का आइडिया पैदा हुआ। दुनिया में सबसे पहले रियल पेपर मनी का इस्तेमाल चाइना में हुआ, जिसे 11वीं सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी ने शुरू किया। इन पेपर नोट्स की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये हल्के थे, कैरी करना आसान था, फुल्ली अथॉरिटी प्रूफ थे और बड़े व्यापार के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल थे। चाइना से ये आइडिया धीरे धीरे यूरोप तक भी जा पहुंचा, लेकिन यूरोप में पेपर मनी को पूरी तरह अपनाने में काफी समय लगा। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश्ड हुई और तब पहली बार ब्रिटिश पाउंड नोट छपने शुरू हुए, जिसे पाउंड स्टर्लिंग भी कहा जाता है। इसके बाद पूरे यूरोप में इसी करेंसी नोट में लेन देन होने लगा। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया, जब फैक्ट्रीज आई, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और इंटरनेशनल ट्रेड कई गुना बढ़ गया। यही से मॉडर्न बैंकिंग और ग्लोबल फाइनेंस की फाउंडेशन रखी गई। इसी दौर में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर बन चुका था और उसकी कॉलोनीज एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैली हुई थी। ग्लोबल शिपिंग रूट्स, सी लेन्स और पोर्ट्स पर ब्रिटिश नेवी का कंट्रोल था। जहां ट्रेड रूट्स का कंट्रोल होता है, वही करेंसी का इन्फ्लुएंस भी बनता है। इसलिए लंदन दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया और पाउंड स्टर्लिंग ने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया। लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में हुए वर्ल्ड वॉर वन ने इस गेम को बदलना शुरू कर दिया।
वर्ल्ड वॉर वन ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को गहरी चोट दी। वॉर का भारी खर्च, बढ़ता डेट और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन ने पाउंड की स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया। ब्रिटेन पर युद्ध खत्म होते होते 7.8 बिलियन पाउंड्स का कर्जा हो चुका था, जो कि उसकी जीडीपी से लगभग 1.3 टाइम ज्यादा था। इसी बीच अटलांटिक के उस पार यूनाइटेड स्टेट्स नाम की एक नई ताकत उभर रही थी। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अमेरिका ने यूरोप को भर भर के वेपन्स, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई किए, जिससे यूरोप जहां डेटर बनता गया तो वही अमेरिका क्रेडिटर बन गया। यही से ग्लोबल इकोनॉमी का बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और पहली बार ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर उभरा, जो आने वाले समय में दुनिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देने वाला था। अगर यूएस डॉलर के इतिहास को ब्रीफ में समझे तो ये ऑफिशियली 1792 में कॉइनेज एक्ट के जरिए अमेरिका की नेशनल करेंसी बना था। यूएस में पहली बार पेपर मनी 1861 में शुरू हुआ, जिसका यूज काफी धीरे धीरे बढ़ा। हाल ये था कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले तक डॉलर ज्यादातर केवल अमेरिका तक ही सीमित था और अमेरिका में कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम तक नहीं था। लेकिन इसके बाद 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम की शुरुआत हुई, जिससे यूएस को अपनी बैंकिंग सिस्टम, इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई पर सेंट्रलाइज कंट्रोल मिला। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान यूरोप कमजोर हुआ और अमेरिका क्रेडिटर बना, तभी पहली बार यूएस डॉलर की ग्लोबल वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। लेकिन यूएस डॉलर का असली डोमिनेंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिसकी वजह से ब्रिटेन, जो कभी दुनिया की फाइनेंशियल पावर था, अब खुद सर्वाइवल मोड में आ चुका था। एशिया का बड़ा हिस्सा भी इंस्टेबिलिटी और पॉवर्टी से जूझ रहा था। पूरा यूरोप तबाही की जद में धंस चुका था। यहाँ तक कि यूएसएसआर का भी हाल बुरा था। उसके 27 मिलियन लोग इस जंग में मारे जा चुके थे, 70,000 विलेजेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रॉक्स 30% से ईयरली डिक्लाइन कर चुका था। पूरी दुनिया की इस बर्बादी के बीच केवल एक देश था जो युद्ध के बाद भी इंटैक्ट खड़ा था, और वो था अमेरिका। चूंकि अमेरिका सीधे तौर पर वॉर की लास्ट स्टेज में इन्वॉल्व हुआ था, इसलिए उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके उलट वॉर के दौरान अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि 1945 तक दुनिया के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेला अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा था। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स का 70% हिस्सा अकेले अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका था और दुनिया की ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका की कर्जदार बन चुकी थी। अब युद्ध की तबाही के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए कैपिटल चाहिए था, ट्रेड को रिस्टार्ट करने के लिए स्टेबल करेंसी चाहिए थी और इकोनॉमीज को संभालने के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम चाहिए था। इसी पूरी सिचुएशन के चलते 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं। यहाँ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट होता है, जिसके तहत यूएस डॉलर को गोल्ड से लिंक किया जाता है और तब 1 आउंस गोल्ड की कीमत $35 तय होती है। इसके अलावा बाकी देशों की करेंसीज को डॉलर से पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद यूएस डॉलर उस स्केल की तरह बन जाता है जिससे दुनिया की सारी करेंसीज को मेजर किया जाने लगा। इसी अग्रीमेंट के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नाम के दो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। जहां आईएमएफ का काम करेंसीज को स्टेबल रखना और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में कंट्रीज को लोन्स देने का था, तो वही वर्ल्ड बैंक का मकसद वॉर टॉर्न कंट्रीज की रीबिल्डिंग में मदद करना था। यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी की तरह स्टैब्लिश करने के लिए यूएस ने बड़ी होशियारी से इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग कैपिटल भी यूएस डॉलर करवा दी, यानी लोन्स भी डॉलर में दिए जाने थे और रीपेमेंट्स भी डॉलर में ही होने वाली थी। इसके चलते धीरे धीरे बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमीज डॉलर बेस्ड डेट सिस्टम में लॉक होती चली गई। 1948 में अमेरिका मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को करीब 13 बिलियन डॉलर्स की एड देता है, जिससे यूरोप की रीबिल्डिंग तो होती ही है, लेकिन साथ ही डॉलर का सर्कुलेशन पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैल जाता है। इन सब के चलते कुछ ही दशकों में ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन रिजर्व्स, इंटरनेशनल लोन्स और सेंट्रल बैंकिंग सबका बेस डॉलर बन जाता है। कंट्रीज अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर रिजर्व जमा करने लगती हैं। इस तरह डॉलर धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बैकबोन बन जाता है और ऑफिशियली यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी की पोजीशन हासिल कर लेता है। यूएस डॉलर के ग्लोबल करेंसी बनने के बाद कैपिटल, टैलेंट और टेक्नोलॉजी यूएस की तरफ फ्लो होने लगती है। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और फाइनेंस का सेंटर बन जाता है। इसका असर यूएस स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है, जो बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन मशीन बन गया। आज भी यूएस स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है। एप्पल, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेज़न, एनवीडिया और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज यही लिस्टेड है, जो टेक्नोलॉजी, एआई, ईवी और फ्यूचर ड्रिवन सेक्टर्स को लीड कर रही है। इन कंपनीज का बिजनेस सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
इंडिया में भी ऐसी कई यूएस कंपनीज ऑपरेट कर रही है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, लेकिन उस ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता। अगर पिछले 1 साल या 5 साल का इंडिया वर्सेस यूएस मार्केट परफॉर्मेंस कंपेयर करें, तो कई फेजेस में यूएस स्टॉक मार्केट ने इंडियन मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है। इसी वजह से आज इंडियन इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा फायदा करेंसी एंगल से भी आता है। जब डॉलर रुपी के मुकाबले मजबूत होता है, तो यूएस स्टॉक से मिलने वाला रिटर्न सिर्फ स्टॉक परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि रुपी वर्सेस डॉलर अप्रिसिएशन से भी बढ़ जाता है। नहीं, बल्कि रुपी वर्सेस डॉलर अप्रिसिएशन से भी बढ़ जाता है। यहीं पर आईएनडी मनी पिक्चर में आता है। आईएनडी मनी के थ्रू कोई भी इंसान इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है और ग्लोबल कंपनीज की ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन सकता है। आईएनडी मनी डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद यूएस स्टॉक्स अकाउंट ओपन करने के लिए अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। अच्छी बात यह है कि आईएनडी मनी पर अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है। फंड डिपॉजिट या विड्रॉल पर भी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई एक्स्ट्रा साइड चार्जेस नहीं लगते। आईएनडी मनी पर आईएनआर में यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के थ्रू मनी ऐड कर सकते हैं। अमाउंट आईएनआर से यूएसडी में कन्वर्ट होके यूएस वॉलेट में ऐड होते ही यूएस स्टॉक्स बाय किए जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से भी कम अमाउंट से स्टार्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यहाँ एप्पल में इन्वेस्ट करना है। एप्पल का पूरा शेयर करीब $273 यानी लगभग 24,500 रुपए का है। ऐसे में सवाल उठता है कि कम पैसों में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। यही पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग फीचर काम आती है। आईएनडी मनी पर मिनिमम ऑर्डर सिर्फ $1.01 का प्लेस किया जा सकता है, जो लगभग 93 रुपीस के आसपास होता है। मतलब आपने पूरा शेयर नहीं खरीदा, लेकिन उस शेयर का एक छोटा हिस्सा बाय कर लिया। और इस तरह कोई भी एप्पल जैसी जाइंट कंपनी में 100 रुपए से भी कम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आईएनडी मनी पर यूएस स्टॉक्स और यूएस ईटीएफ्स के लिए एसआईपी ऑप्शन भी अवेलेबल है। 500 रुपए जैसे अमाउंट से यूएस ईटीएफ्स या किसी भी स्टॉक में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है, जिससे ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिल्ड होती है। इसके अलावा आईएनडी मनी पर यूएस गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स, कॉपर ईटीएफ्स, प्लैटिनम ईटीएफ्स और यूरेनियम ईटीएफ्स तक में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर फ्यूचर में आप किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हो, तो होल्डिंग सेक्शन में जाकर उस स्टॉक को सेलेक्ट करके पार्शियल या फुल अमाउंट सेल किया जा सकता है। इसमें एक और यूजफुल फीचर डिविडेंड कैलेंडर का है, जिससे ये देखा जा सकता है कि कौन सी यूएस कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है एंड उसकी रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट क्या है। इससे अपने सारे यूएस डिविडेंड्स को एक ही जगह इजीली ट्रैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग को सिंपल और कन्वीनियंट बनाने के लिए आईएनडी मनी यूएस इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे ऑटोमेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं और या तो खुद टैक्स फाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं या सीधे अपने सीए को सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी यूएस इन्वेस्टमेंट जर्नी इजीली स्टार्ट करना चाहते हो, तो आईएनडी मनी को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि पूरी तरह सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद अमेरिका ने जो भी स्टेप्स लिए, उनसे यूएस डॉलर न केवल ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्टैब्लिश हुआ, बल्कि दुनिया का यूएस डॉलर पर भरोसा काफी ज्यादा हो गया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ था। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे, तो जो भी देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर इस्तेमाल करता था, वो जब चाहे तब उन डॉलर्स के बदले अमेरिका से तय रेट पर गोल्ड ले सकता था। अग्रीमेंट के तहत 1 आउंस गोल्ड का रेट 35 यूएस डॉलर्स रखा गया था। मतलब अगर किसी देश के पास $35 है, तो वो अमेरिका से 1 आउंस गोल्ड मांग सकता था। शुरुआत में ये सिस्टम बहुत अच्छे से चला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के 70% गोल्ड रिजर्व्स अकेले यूएस के पास थे। इसलिए गोल्ड बैकिंग की वजह से पूरी दुनिया का डॉलर पर भरोसा बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होने लगी। 1950s और 1960s में अमेरिका ने दुनिया भर में भारी खर्च शुरू कर दिया। वियतनाम वॉर, कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस, यूरोप और एशिया में मिलिट्री बेसेस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कॉस्ट, ये सब डॉलर में पे किया जा रहा था। क्योंकि अब अमेरिका के अलावा बाकी देश भी डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए 1960s तक सिचुएशन ये हो गई थी कि दुनिया भर के देशों के पास मौजूद डॉलर की मात्रा यूएस के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व से ज्यादा हो चुकी थी।
यानी अमेरिका के पास उतना गोल्ड नहीं था जितना दुनिया भर में डॉलर फैल चुके थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका साइलेंटली ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रहा था। यानी गोल्ड तो अमेरिका के पास लिमिटेड ही था, लेकिन डॉलर्स की संख्या गोल्ड से कई गुना ज्यादा हो गई थी। सिचुएशन ये थी कि अगर सभी कंट्रीज अमेरिका से एक साथ डॉलर के बदले गोल्ड लेने आ जाती तो अमेरिका के पास देने के लिए गोल्ड ही कम पड़ जाता। इसलिए अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। काफी देश जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर्स का यूज करते थे वो अमेरिका से डॉलर्स के बदले गोल्ड लेने लगे थे। और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिससे अमेरिका के गोल्ड रिजर्व तेजी से कम हो रहे थे। प्रॉब्लम केवल इतनी नहीं थी, एक खतरा ये भी था कि समय के साथ गोल्ड की मार्केट प्राइस $35 पर आउंस से ऊपर जाने लगी थी। ऐसे में अगर एक तरफ मार्केट में गोल्ड $40 पर आउंस पर बिक रहा हो और दूसरी तरफ अमेरिका $35 में इतना गोल्ड दे रहा हो, तो कोई भी अमेरिका से $35 में गोल्ड लेकर ओपन मार्केट में महंगे दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकता था और इसमें घाटा अमेरिका का होता। इस तरह अमेरिका का गोल्ड कुछ ही समय में खत्म हो जाता। इसी खतरे को रोकने के लिए 1961 में अमेरिका ने 7 यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर लंदन गोल्ड पूल बनाया, ताकि गोल्ड की कीमत को $35 पर आउंस पर कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद यूएस और उसके एलाइज मार्केट में गोल्ड की डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अपना गोल्ड बेचते, ताकि गोल्ड की सप्लाई बढ़े और प्राइस नीचे जाए। लेकिन आर्टिफिशियल सप्लाई का ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन नहीं चला और 1968 तक लंदन गोल्ड पूल पूरी तरह फेल हो गया। Study with me while I tell you things I hate. मुझे ना बहुत गुस्सा आता है when someone asks me how much I'm spending without even knowing what I do with my money. सप्लाई का ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन नहीं चला और 1968 तक लंदन गोल्ड पूल पूरी तरह फेल हो गया। अब सिचुएशन अमेरिका के हाथ से बाहर निकलती जा रही थी और उसका सोने का खजाना साफ हो रहा था। 1950 में जहां यूएस के पास करीब 20,000 टन गोल्ड था, 1971 तक वो घटकर करीब 8,000 टन के आसपास रह गया था। यानी अमेरिका का आधे से ज्यादा सोना साफ हो चुका था। इस दौरान बाकी देश अग्रेसिवली अपने डॉलर रिजर्व्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। हाल ये था कि यूएस के एलाई फ्रांस तक ने बाकायदा डॉलर से अपने शिप्स भर के यूएस भेजे और यूएस से गोल्ड वापस लेना शुरू कर दिया। इस तरह मार्केट में गोल्ड की डिमांड इतनी बढ़ गई कि अमेरिकन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब अमेरिका के सामने दो ऑप्शंस बचे थे, या तो डॉलर को गोल्ड से जोड़कर रखे और अपने गोल्ड रिजर्व्स पूरी तरह खो दे, या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड को ही खत्म कर दे। इसी डिलेमा के बीच 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन अनाउंस करते हैं कि अब से डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इस एक अनाउंसमेंट के साथ गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया और डॉलर के पीछे से गोल्ड बैकिंग खत्म हो गई। रिचर्ड निक्सन के इसी फैसले को इतिहास में निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब यूएस डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं था और उसकी वैल्यू यूएस इकोनॉमी, मिलिट्री पावर और ग्लोबल ट्रस्ट से तय होने लगी थी। इसलिए बहुत से लोगों को इस पॉइंट पर लगने लगा कि डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक दुनिया यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में हो रहा था, कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व्स यूएस डॉलर में रखे गए थे, ग्लोबल डेट, लोन्स और रीपेमेंट्स यूएस डॉलर में फिक्स हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के पास यूएस डॉलर का कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। यूरोप अभी भी रीबिल्ड कर रहा था, जापान और एशिया ग्रोथ फेज में थे, सोवियत ब्लॉक यूएस डॉलर बेस्ड सिस्टम से बाहर था, लेकिन वो ग्लोबल ट्रेड का इतना बड़ा सेंटर नहीं था। इसलिए कंट्रीज की डिपेंडेंसी यूएस डॉलर पर बढ़ चुकी थी, और इसी डिपेंडेंसी को परमानेंटली सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने अगला मास्टर मूव खेला, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बात साफ हो चुकी थी कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए अब एनर्जी, खासकर ऑयल बहुत जरूरी है। फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ऑयल से चलता था, और ये ऑयल ज्यादातर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद था। मिडिल ईस्ट के पास ऑयल तो था, लेकिन उसे निकालने की टेक्नोलॉजी, कैपिटल और एक्सपर्टीज नहीं थी। 20th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे देशों में ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां कर रही थी। सऊदी अरेबिया में 1938 में जब दमाम रीजन में मैसिव ऑयल रिजर्व मिले, तो उस ऑयल को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करने में यूएस कंपनीज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दी, ड्रिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सऊदी ऑयल को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा। अब यहाँ दोनों देशों की जरूरतें मिलती थी। यहाँ सऊदी अरेबिया को ऑयल बेचने के लिए ग्लोबल एक्सेस, रीजनल एनिमीज से मिलिट्री प्रोटेक्शन और रिजीम स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो वही अमेरिका को ऑयल की अनइंटरप्टेड सप्लाई, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड और डॉलर की ग्लोबल डिमांड बनाए रखने का तरीका चाहिए था। अब चूंकि 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका था, इसलिए अमेरिका अब डॉलर की डिमांड को ऑयल से लॉक करने का प्लान बनाता है।
1974 में यूएस सऊदी अरेबिया के साथ ये डील करता है कि सऊदी अरेबिया किसी भी देश को अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन, वेपन सप्लाई और रीजनल सिक्योरिटी की गारंटी देगा। सऊदी अरेबिया इसके लिए अग्री हो जाता है और धीरे धीरे यही मॉडल बाकी ओपेक देशों पर भी लागू हो जाता है। यानी अब किसी भी कंट्री के पास ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर होना जरूरी था। इसलिए चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो या कोई भी यूरोपियन देश, उन्हें ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर रिजर्व बनाना जरूरी हो गया था। यहीं से यूएस डॉलर एनर्जी ट्रेड की कंपलसरी एंट्री पास बन गया और इसी को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। पेट्रो डॉलर सिस्टम के बाद अमेरिका के हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल की पावर आ गई। अमेरिका ये डिसाइड करने लगा कि कौन ग्लोबल सिस्टम के अंदर रहेगा और कौन बाहर। कुछ देशों ने डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन अमेरिका ने उनको फिर कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे साल 2000 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि इराक अब अपना ऑयल यूएस डॉलर की बजाय यूरो में बेचेगा। ये डॉलर बेस्ड सिस्टम के लिए एक डायरेक्ट चुनौती थी और इसके कुछ ही साल बाद 2003 में इराक पर अमेरिका का इन्वेजन हुआ और सद्दाम हुसैन की रिजीम न केवल खत्म हो गई बल्कि सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। ऐसे ही लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ऑयल और रिसोर्सेज को यूएस डॉलर में ट्रेड करने के खिलाफ था। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम को खुला चैलेंज था। ऐसे में कुछ ही समय बाद लीबिया में नेटो इंटरवेंशन हुआ और गद्दाफी की रिजीम कोलैप्स कर गई और उसे भी मार दिया गया। ऐसा एक केस ईरान का भी है। ईरान और यूएस की 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही गहरी दुश्मनी है। इसलिए ईरान जब डॉलर बेस्ड सिस्टम को ओपनली रिजेक्ट करते हुए ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स अपनाने लगा, तो यूएस की तरफ से ईरान को डेकेड्स लॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शंस, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस और फाइनेंशियल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा और ईरान की इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। इन सब से अमेरिका का यह मैसेज साफ था कि डॉलर बेस्ड सिस्टम से बाहर जाने की कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए डॉलर सिर्फ कोई करेंसी नहीं रहा बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टूल बन गया। टाइम के साथ अमेरिका ने इस कंट्रोल को सिर्फ ऑयल ट्रेड तक सीमित नहीं रखा, उसने ग्लोबल फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इस कंट्रोल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्विफ्ट सिस्टम है। स्विफ्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक्स आपस में इंटरनेशनल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस एक्सचेंज करते हैं। आज स्विफ्ट से 200 से ज्यादा देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। इसकी इतनी पावर है कि अगर किसी कंट्री को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए तो उसके बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स ना भेज सकते हैं, ना रिमाइंडर रिसीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वो कंट्री ग्लोबल ट्रेड से कट जाती है। बड़ी बात यह है कि स्विफ्ट सिस्टम पर वेस्टर्न कंट्रोल है और यूएस का इसमें डिसाइसिव इन्फ्लुएंस है। इसलिए स्विफ्ट को फाइनेंशियल सैंक्शंस के सबसे पावरफुल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 2022 में इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल देखने को मिला जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी तो रशिया के कई मेजर बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इससे रशिया की पेमेंट्स फ्रीज हो गई, ट्रेड फ्लोज डिसरप्ट हुए और उसकी इकोनॉमी पर भारी दबाव पड़ा। यहाँ तक कि अमेरिका ने रूस से ऑयल खरीदने वाले देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स तक लगा दिए जिनमें भारत भी शामिल था। इस तरह डॉलर के डोमिनेंस की वजह से अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया के साथ मनमानी करता है। यूएस डॉलर को और मजबूत बनाने में डिजिटल एंड कंप्यूटर रेवोल्यूशन का भी अहम रोल है। इनकी शुरुआत अमेरिका से ही हुई और अमेरिका की आईबीएम, इंटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया के लिए कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए। बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, इंश्योरेंस कंपनीज सबने अमेरिकन कंप्यूटर सिस्टम्स को अडॉप्ट किया। जैसे जैसे कंप्यूटर्स फाइनेंस में घुसे वैसे वैसे ग्लोबल फाइनेंशियल डेटा यूएस बेस्ड सिस्टम पर प्रोसेस होने लगा। 2000 के दशक के बाद स्मार्टफोन्स और मोबाइल इंटरनेट ने इस डोमिनेंस को और गहरा कर दिया। वीजा, मास्टरकार्ड, पेपैल जैसे पेमेंट नेटवर्क्स, नैस्डैक और एनवाईएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस और ग्लोबल फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर सब डॉलर बेस्ड डिजिटल रेल्स पर चलने लगे। अब डॉलर सिर्फ फिजिकल करेंसी नहीं था बल्कि वो डिजिटल फॉर्म में हर सेकंड दुनिया भर में मूव करने लगा। इसके बाद एप्पल, गूगल, अमेज़न, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनियां दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी को शेप करने लगी। इन कंपनियों की अर्निंग्स ग्लोबल थी लेकिन अकाउंटिंग डॉलर में होती थी। अब जब हम एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंच चुके हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस रिसर्च इन सब में भी आज अमेरिका ही लीड कर रहा है। ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल डीप माइंड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमी की बैकबोन है और ये पूरा इकोसिस्टम डॉलर बेस्ड फंडिंग पर टिका हुआ है। इसलिए आज यूएस डॉलर की ताकत एनर्जी, ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबके कंबाइंड कंट्रोल से है।
यही वजह है कि डॉलर का डोमिनेंस दशकों बाद भी टूटा नहीं है, बल्कि हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के साथ और ज्यादा मजबूत होता चला गया। डॉलर की डेकेड्स लॉन्ग डोमिनेंस के बाद दुनिया के कई देशों ने इसे चुनौती देने की कोशिश की, खासकर वो देश जो यूएस सैंक्शंस, ट्रेड प्रेशर या फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर चुके थे। इन देशों को समझ आ गया था कि जब तक ग्लोबल ट्रेड और पेमेंट्स यूएस डॉलर पर डिपेंड करते रहेंगे, तब तक अमेरिका के पास इकोनॉमिक लेवरेज बना रहेगा। सबसे पहले चाइना ने डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश शुरू की और अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ लोकल करेंसीज में सेटलमेंट को पुश करते हुए युआन को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की। कुछ बायलेटरल डील्स में युआन का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाता। रूल ऑफ लॉ, डेटा एक्सेस और पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है। इसी वजह से युआन डॉलर का रियल ऑल्टरनेटिव बनने में अब तक नाकाम रहा है। इसके बाद रशिया ने सैंक्शंस के जवाब में यूएस डॉलर छोड़ने की कोशिश की। रशिया ने एनर्जी ट्रेड में रूबल और युआन को प्रमोट किया और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डेवलप किए, लेकिन रशिया की इकोनॉमी का साइज लिमिटेड है और उसकी करेंसी ग्लोबल स्केल पर ट्रेड और रिजर्व्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं बन पाई। ब्रिक्स कंट्रीज भी लगातार डी डॉलराइजेशन को लेकर काम कर रही है। ब्रिक्स ने लोकल करेंसी ट्रेड, शेयर्ड पेमेंट सिस्टम्स और इवन कॉमन करेंसी के आइडिया पर चर्चा की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ब्रिक्स देशों की इकोनॉमीज, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और ट्रस्ट लेवल में एक दूसरे से बहुत अलग है। ऐसे में एक स्टेबल कॉमन करेंसी का होना अभी इतना आसान नहीं लगता। इसलिए आज भी दुनिया की 54% एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग, 57% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और करीब 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में या डॉलर के साथ होती है। डॉलर दुनिया की करेंसीज का मेजरिंग स्केल बन चुका है। जब इंडिया में कहा जाता है रुपये गिर गया, तो असल में इसका मतलब ये होता है कि रुपये डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। ठीक उसी तरह अगर जापान की येन या यूरोप का यूरो कमजोर होता है, तो कंपैरिजन हमेशा डॉलर से ही किया जाता है। इसलिए देखा जाए तो डी डॉलराइजेशन की बातें हेडलाइंस में तो स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर डॉलर को रिप्लेस करना अब तक किसी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म में डॉलर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन डॉलर डोमिनेंस को पूरी तरह तोड़ना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। यही वजह है कि भले ही डॉलर को चुनौती देने की कोशिशें जारी हो, लेकिन आज भी ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का सेंटर यूएस डॉलर ही बना हुआ है। ऐसे में अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई एन दी मनी को जरूर चेकआउट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट